हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों का, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका भी सपना होगा कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट लो। और इस पोस्ट के बारे में क्या है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। मैं एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर आपको इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक एक बारीक से बारीक चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप पूरे अंत तक देखना, फिर आपको समझ आएगा कि ये पोस्ट की क्या महत्ता है। उसके बाद आप चूज कर सकते हो ये पोस्ट आपको लेना चाहिए या फिर आप एसओ ले सकते हो या फिर अदर पोस्ट आप टारगेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पे, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिजिकल क्राइटेरिया, जॉब्स प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, उसके अलावा को क्या एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलावेंस मिलते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो कोई भी जिनको एसएससी के बारे में नहीं पता है, वो बिल्कुल ही बेसिक से जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में जीरो नॉलेज रखते हैं, उनको भी इस वीडियो में सारी चीज़ें जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में पता लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या होता है। अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो क्या करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। वह एग्जाम है एसएससी सीजीएल, जो कि आपका एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। अगर इस साल की बात करें तो 22 जून तक आपका फॉर्म डाला गया था। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी ग्रेजुएट जो बंदा है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसका 30 ईयर्स होता है। उसमें आपका कैटेगरी के हिसाब से आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। सिलेक्शन का प्रोसेस 2 एग्जाम होता है। टायर 1 जो कि क्वालिफाइंग होता है, टायर 2 पे आपका मेन मेरिट बनता है। ठीक है। अगर बात करें वैकेंसी कितनी आती है एवरी ईयर, तो एवरी ईयर आप देखोगे लगभग 1300, 2600, 2300, 1100, तो 1200-1300 से लेके 2000 से 2500 के बीच में आपका वैकेंसी आता है। अगर इस साल की बात करें तो 2369 यानी कि 2369 वैकेंसी इस साल भी है। ठीक है। तो इस साल बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे ज़्यादा, क्योंकि इस बार अच्छा वैकेंसी होने के कारण बहुत सारे लोगों का सपना जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का पूरा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं कि आखिर जो इसका एग्जाम है उसका क्या पैटर्न है। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, चूंकि मैं वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से बना रहा हूँ इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो टायर 1 एग्जाम होता है, टायर 1 एग्जाम वो आपका क्वालिफाइंग होता है। यानी कि इस एग्जाम का आपके जो फाइनल सिलेक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें आप कितना भी मार्क्स ला लो, इसमें बस आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल ही जो बेसिक 30% 40% होता है वो नहीं होता है। ये जस्ट कट ऑफ इसमें भी आता है, लेकिन इसका ये है कि आपका मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ता है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक होता है रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। सभी में 25-25 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस पे आपका कट ऑफ आता है। ठीक है, एवरी ईयर। तो जैसे लास्ट ईयर अगर आप जनरल का देखोगे तो 200 में 136 आपका कट ऑफ गया हुआ था। पिछले साल के मुकाबले इस बार एसएससी ने थोड़ा सा चेंज किया है कि अब हर एक सेक्शन के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है। यानी कि जनरल जो अवेयरनेस है यानी कि जीके है, ये 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करना है। मैथ का भी 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करना है। तो टायर 1 में थोड़ी हार्डनेस लेवल आप मान के चल सकते हो कि बढ़ गई है आपका सेक्शनल टाइमिंग आने से। ठीक है। तो ये हो गया आपका टायर 1 का। टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में आपका 3 सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 में सर आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें कि 30-30 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है टायर 2 में, यानी कि 90 मार्क्स का और 90 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी आपका ड्यूरेक्शन 30 मिनट्स और 30 मिनट्स का रहता है। उसके बाद जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आपका इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, जो कि इंग्लिश 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और जनरल अवेयरनेस आपका 25 पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 90, 90, 180 मार्क्स का सेक्शन 1 और यहाँ पर 210 मार्क्स का सेक्शन 2 होता है, ठीक है। टोटल 390 मार्क्स पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। जिसके बाद सेक्शन 3 जो होता है वो होता है कंप्यूटर का एग्जाम, ठीक है। कंप्यूटर का एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स का होता है, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग होता है। ये तीनों जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है वो 1 सीटिंग में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 आवर का आपको ब्रेक मिलेगा। ब्रेक के बाद अब जब जाएंगे तो आपका मॉड्यूल 2 होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें नॉर्मली लगभग आपका 23 से 24 वर्ड पर मिनट अगर आपका टाइपिंग स्पीड है तो वो इजीली आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक। तो ये आपका टायर 2 का एग्जाम का पैटर्न हो गया जो आप समझ चुके हो। आगे बात करें, इसमें आपका फिजिकल भी होता है कि ठीक है, हर एक लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। कुछ आपका फिजिकल क्राइटेरिया, कुछ आपका हाइट वेट होना चाहिए जिसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे मेल कैंडिडेट के लिए स्टैंडर्ड अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के लिए हाइट आपका 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है जब आप सांस लेते हैं तो एक्सपेंड करता है, तो वो मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइट का रिलैक्सेशन भी आपको समवट मिल जाता है, 5 सेंटीमीटर का आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप गढ़वाली, असामी, गोरखा या फिर एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। ये तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में 2 चीज़ होती है, एक होता है वॉकिंग और एक होता है साइकिलिंग, ठीक है। वॉकिंग आपका 1600 मीटर 15 मिनट में करना होता है और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट्स में। ये आपका मेल के लिए होता है। उसी तरह से आप फीमेल के लिए जाओगे तो फीमेल के लिए हाइट 152 है और वेट यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है, वेट का होता है 48 kg, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करो तो हाइट में 2.5 और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है अगर आप इस पार्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी उनका डिफरेंट होता है, उनका 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग 25 मिनट्स में करना होता है, ठीक है। ये सारा जो टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, वो दोनों मैंडेटरी होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इजीली मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 99.9% लोग क्लियर कर ही लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 लोग जिनको पहले से इसके बारे में नहीं पता होता, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही किसी भी जॉब में आप जा रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा था। आगे बात कर लेते हैं कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उसका आखिर काम क्या होता है। तो देखिए, आपको जैसे कि पता है, जीएसटी इंस्पेक्टर कहने का मतलब ये है कि ये टैक्स से रिलेटेड होगा, यानी कि जो जीएसटी हमारा टैक्स है वो टैक्स के बारे में अलग अलग जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, उसमें आपका काम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी बहुत सारे लोग इंस्पेक्शन एंड ऑडिट होता है, जो भी आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं उसका वेरिफिकेशन करने का काम होता है। कोई अगर टैक्स की चोरी हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का आपको काम करना होता है। अगर जीएसटी पॉलिसी वगैरह बनाने में भी आप काम कर सकते हो अगर आपका पोस्टिंग बोर्ड में डिपुटेशन वगैरह पे हो जाता है तो। बाकी आपका पब्लिक इंटरेक्शन भी ज़्यादा ज़्यादा होता है टैक्स से रिलेटेड मैटर में। आपको जीएसटी इंस्पेक्टर में जो भी सर्च करने का, सीजर करने का, अरेस्ट करने का, ये सारा पावर्स भी है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल टास्क आपको करना पड़ता है। और एंटी इवेजन ड्यूटी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो टैक्स की चोरी हो रही है उसके बारे में अलग अलग एजेंसी है, मान के चलो इस जीएसटी डिपार्टमेंट में, उसमें आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ कुछ जगहों पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कस्टम्स का स्पेशल जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है एक पोस्ट, अगर वो पोस्ट वहाँ पे रिक्रूटेड नहीं है तो वहाँ पे कस्टम्स का भी काम आपका जीएसटी इंस्पेक्टर ही देखता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में हो गया कि आखिर आपको काम क्या करना पड़ता है। तो मान के चलो एक तरह से कि जीएसटी एक टैक्स है, उस टैक्स से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं
उन सारे ऑफिसेज में आपको काम करना पड़ सकता है, बी इट आपका टैक्स इविजन से रिलेटेड हो, रेगुलर टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारा वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न से, ऑडिट से, एडजुडिकेशन से, जो बहुत सारी अलग अलग लेयर पे चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जॉब प्रोफाइल के बारे में समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि जॉब का लोकेशन क्या होगा, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते होंगे। तो देखिए, चूंकि आपको पता है जो एसएससी से आप सिलेक्ट होते हो, तो ये जो जॉब है आपका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब करना पड़ सकता है। अब पता, आप ये सोचते होंगे कि आपका जॉब कहाँ पे करना है, ये कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपका एसएससी से सिलेक्शन होगा, आपको एक रैंक मिलेगा। ठीक है, उस रैंक के बेसिस पे जो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 16 जीएसटी के जोन है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये सारा जोन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस जोन में आपका जो भी प्रेफरेंस है, आप रैंक के अनुसार जैसे आप पोस्ट चूज करते हो, उसी तरह से आप जोन भी प्रेफरेंस में डालोगे। ठीक है, आपके रैंक के हिसाब से जो भी जोन आपको मिला, ठीक है, वो आपको एक जोन पार्टिकुलर अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए आपका अगर अच्छा रैंक है तो आपको होम स्टेट मिल सकता है, जैसे कि आप जयपुर से ही हैं, आपको राजस्थान का जो स्पेशल वहाँ का जयपुर का जोन है वो मिल सकता है। अगर आप दिल्ली से हैं, अगर अच्छा स्कोर लाया, या फिर आप कहीं से भी हैं, आपको अगर दिल्ली में वर्क करना है, तो आपको दिल्ली में जॉब लेने के लिए या फिर अलग अलग स्टेट में जॉब लेने के लिए आपको अच्छा रैंक लाते हैं, तो आपको वहाँ पे बाय योर रैंक, कंसिडरिंग योर रैंक, आप यू विल गेट एलोकेशन ऑफ दैट जोन पार्टिकुलरली। ठीक है, तो कमोबेश ऐसा देखा जाता है कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आपको पोस्टिंग के लिए आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन लोग वहीं करते हैं, इसलिए ऊपर में जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे रैंक अच्छा लाना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो साउथ इंडिया है, जो लोअर रैंक वाले होते हैं, उनको साउथ इंडिया में पोस्टिंग मिलती है। बाकी आपको पता है देश में राज्य तो ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जोन 16 ही हैं। तो क्या है कि एक जोन में एक से दो स्टेट भी आपका वहाँ पे कैटर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, जो दिल्ली जोन है, दिल्ली जोन में हरियाणा का कुछ पार्ट आ जाता है, एनसीआर का पार्ट आता है। लखनऊ जोन में भी वैसे ही है कि आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि ये दो स्टेट कवर हो जाते हैं। रांची जोन में झारखंड और बिहार कवर हो जाते हैं। तो ऐसे आपका जोन का एलोकेशन है। अगर आप किसी मान लो रांची जोन में जाते हो, तो बिहार झारखंड दोनों स्टेट में से कहीं भी आपका पोस्टिंग मिल सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपका पोस्टिंग के बारे में हो गया। बाकी अगर आपको दिल्ली में जॉब करना है, तो अगर कोई पोस्ट निकलती है डेपुटेशन के लिए, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। वो आपके ऑफिसर जो होते हैं, उनके रहमो करम पे आप चाहो तो जा सकते हो। वो मैंडेटरी नहीं है कि आप 100% चले ही जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जॉब लोकेशन का बात हो गया। ठीक है, आगे इस जॉब के बारे में और भी जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके मैं बताने का कोशिश करूँगा। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अगर आप भी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आपको पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओसवाल बुक्स की तरफ से यहाँ पर एसएससी मैथ का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर कंपाइल करके डाला गया है 2011 से 2025 तक का। उसको आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। तो सैलरी की अगर हम बात करें, तो सैलरी देखिए क्या होता है कि ये जो आपका पोस्ट है वो लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 7 में क्या होता है, बेसिक पे होता है 44,900 अभी करंट स्थिति के अनुसार। ठीक है, उसमें क्या है, आपको फिर डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, फिर आपकी एक ग्रॉस सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी में कुछ आपका डिडक्शन होगा, जैसे कि आपका नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आपका पेंशन वाला कटता है, ऊपर से आपका जो CGHS है हेल्थ स्कीम, उसका कुछ डिडक्शन होता है। तो कुछ डिडक्शन होके, सारी डिडक्शंस होके आप अगर अलग अलग सिटी के अनुसार भी आपको सैलरी मिलती है, जैसे कि एक सिटी में दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया,
ये सारे एक सिटी में आते हैं, और उससे थोड़ा कम पॉपुलेशन वाली सिटी वाई सिटी में, और जो बिल्कुल ही ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है वो जेड सिटी में आती है। ठीक, तो इन सारे सिटीज़ में अंतर यही होता है कि आपको जो हाउस रेंट अलावेंस है वो अलग अलग रेट पे मिलता है। ठीक है, एक ये बेसिक पे जो है, बेसिक पे का 30% आपको एक सिटी में मिलता है, 20% आपको वाई सिटी में, और जेड सिटी में आपको 10% मिलता है। ठीक है, तो कंसिडरिंग ऑल दिस आपको जो इन हैंड सैलरी आएगा लगभग 83,000 अभी के अनुसार आपको मिलेगा एक सिटी में, 75 वाई में, और 71 आपको जेड सिटी में। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अभी 8th पे कमीशन लगने वाला है। ठीक है, तो 8th पे कमीशन में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो अभी 83,000 मिल रहा है वो आपको 1 लाख के आसपास सैलरी, 1,07,000 के आसपास आपको मिलने लगेगा। वाई सिटी में 94 और ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो अच्छा सैलरी जंप भी आपको जब तक आप ज्वाइन करोगे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लगभग लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वाला जॉब ढूंढ रहे हो तो ये जॉब बेटर है आपके लिए। ठीक है, सैलरी के बारे में अपना सारा चीज़ समझ लिया। अब आता है कि सर इस जॉब में प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो देखिए, आप चूँकि ज्वाइन करते हो इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, ये पोस्ट आपका होता है लेवल 7 का। ठीक है, इसके बाद हर एक जोन का जो प्रमोशन है वो एक साथ नहीं होता है। कहीं किसी जोन में प्रमोशन फास्ट है, जैसे भुवनेश्वर वगैरह जोन है वहाँ पे फास्ट है। बाकी जो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली है, मेरठ है, इन सारे जोन्स में बहुत ही स्लो है। तो लगभग एवरेज मान के चलो 8 से 10 साल में जनरल कैटेगरी में आपको प्रमोशन जो है वो उसके बाद इन सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे होता है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जो होता है वो एक गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, तो आप फिर सुपरिटेंडेंट बनते हो। सुपरिटेंडेंट के बाद आप बनोगे असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो आपका ग्रुप ए पोस्ट होता है, और ये पोस्ट जो लोग यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, ठीक है, यूपीएससी क्लियर करके आते हैं वो डायरेक्ट इस पोस्ट पे लगते हैं। तो आप ये मान के चलो इस जॉब की खूबसूरती क्या है कि अगर आप यूपीएससी नहीं किए हो तो आप यूपीएससी वाला भी जो सारा पर्क्स एंड अलावेंस है वो इंजॉय कर सकते हो अपने सर्विस के लाइफ टाइम में, क्योंकि आपका एक प्रमोशन होगा सुपरिटेंडेंट और उसका नेक्स्ट प्रमोशन ही आपको असिस्टेंट कमिश्नर, यानी कि सेकंड प्रमोशन में आप यूपीएससी के लेवल पे आ जाओगे, यानी कि जिसको हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS कैडर बोलते हैं, उसमें आप आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर से आप डिप्टी कमिश्नर बनोगे, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर। लेकिन चूंकि आप इंस्पेक्टर पे आए हो, ठीक है, तो आप मैक्स टू मैक्स मान के चलो डिप्टी कमिश्नर से ज्वाइंट कमिश्नर तक जा सकते हो। ठीक है, इसके आगे जो बहुत ही मिनिमम एज में ज्वाइन कर लेंगे और कैटेगरी वगैरह का बेनिफिट रहेगा तभी आप जा सकते हो। अदरवाइज जनरल कैटेगरी में इतना आगे जाना मान के चलो तो इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कंसिडरिंग योर कैटेगरी एंड योर एज आप किस लेवल तक जा सकते हो हल्का फुल्का आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई आपको प्रमोशन से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं कि जो जॉब है उसमें आपको सैलरी मिल गई, कौन से पोस्ट पे आप गए वो पता लग गया, लेकिन एवरी ईयर क्या होता है गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग अलावेंसेस देती है। जैसे यूनिफॉर्म के लिए आपको पता है जीएसटी इंस्पेक्टर एक यूनिफॉर्म जॉब है जिसमें आपको यूनिफॉर्म मिलता है, और वो आपका 3 स्टार वाला जो SHO होता है आपका आसपास के थाने में, उस लेवल का है जॉब है। ठीक, तो एवरी ईयर जुलाई के महीने में 10,000 के आसपास अभी तक मिल रहा था, लेकिन अभी ये 25% और इंक्रीज हो गया है, तो इतना आपको समझ के चलो लगभग 12,500 रुपये आपको यूनिफॉर्म अलावेंस मिलता है। ठीक है, ब्रीफ केस अलावेंस आपको एवरी 3 ईयर्स पे 3,500 के आसपास, इसमें भी प्लस 25% लगा लो, इतना आपको ब्रीफ केस अलावेंस मिलता है। दिवाली के समय आपको एक दिवाली बोनस मिलता है 6 से 7,000 रुपये का। ठीक है, बाकी अगर आप जीएसटी में काम करते हो तो टैक्स की रिकवरी आप कराते हो। ठीक है, तो टैक्स की रिकवरी में आपको गवर्नमेंट रिवार्ड भी देती है। ठीक, कैश रिवार्ड, तो ये आप पूरी सर्विस में 20 लाख के आसपास रिवार्ड ले सकते हो, और एक केस में पर केस मैक्सिमम 2 लाख का रिवार्ड आपको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको गवर्नमेंट खुद से घर बनाने के लिए जो है वो एडवांस देती है बहुत ही कम रेट पे।
बाकी अगर आपके बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए मिलता है। आपको घर आने के लिए साल में एक बार ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जो कि सेकेंड एसी जो भी टिकट है सेकेंड एसी का, वो आने जाने का आपको और आपके फैमिली को मिलेगा। ठीक है। बाकी अगर आप कहीं डेपुटेशन पे जाते हो तो 10% एक्स्ट्रा आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपको एक मेडिकल का सुविधा मिल जाता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी कि एलटीसी जिसको बोलते हैं। एलटीसी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए 10 दिन का सैलरी जो है वो एलटीसी के रूप में ले सकते हैं, तो ये मैक्सिमम लोग आगे के सर्विस में जाकर लेते हैं ताकि ज़्यादा पैसा है। तो ये अगर आप छुट्टी वगैरह पे जा रहे हैं तो आप 10 दिन का जो सैलरी है वो ले सकते हैं। ठीक है। इसका भी क्राइटेरिया होता है, शायद पूरी सर्विस में 5 से 6 बार ले सकते हो आप। ठीक है। यही वो लिव इनकैशमेंट भी आपको मिल जाता है। ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। बाकी अगर आप किसी ऑफिस के काम से जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ़्लाइट का टिकट, जो इकोनॉमी क्लास है उसका आपको फ़्लाइट का मिलेगा, कहीं भी आप ऑल इंडिया में जाते हो तो। ठीक है। ये सारा पर्क्स एंड अलाउंस आपका हो गया। आई होप दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में जो भी आपकी क्वेरी होगी वो इस वीडियो में आपका सोल्व हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।